हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटलोसीन्स के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मेटलोसीन्स, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मेटलोसीन्स, व्हाट इज़ फेरोसीन, हाउ डज इट सिंथेसाइज्ड, और हम मेटलोसीन्स और स्पेशली फेरोसीन की कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन, मेटलोसीन्स होते क्या हैं? बेसिकली दीज आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मेनली जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर दो प्लेनर पॉलीहेप्टो रिंग्स होती है जिनके बीच में एक मेटल लाया करता है। सो बेसिकली पॉलीहेप्टो रिंग्स मतलब कोई रिंग होगी जिसकी हेप्टिसिटी 4 या 5 या उससे ज़्यादा होगी, उस टाइप की कोई रिंग होगी, दो रिंग्स होगी और उनके बीच में मेटल लाई करेगा। सो बेसिकली दीज आर द मेटलोसीन्स। एक कॉमन एग्जांपल जो मेटलोसीन्स का है वो है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल complexes of metal. So this is very popular example of course organometallic compounds का। इसके बाद हमने कुछ examples यहाँ लिखे हैं, जैसे कि this is one of the example of metallocene of chromium and this is example of the metallocene of cobalt। और फाइनली हमने फेरोसिन लिखा है। फेरोसिन इज़ अ वेरी पॉपुलर कंपाउंड। फेरोसिन की हम सिंथेसिस भी और इसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स थे मेटलोसिन्स के। ओके, अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, मेटलोसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, मेनली फेरोसिन और इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। सो हम जिस थ्योरी का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो है एमओ थ्योरी। बेसिकली दिस इज़ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हम देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। फाइनली हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, उसकी बॉन्डिंग को ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। बेसिकली जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है उसमें हमारे पास पांच पांच पी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें से एक फील्ड ऑर्बिटल होता है, बाकी सारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि पी ऑर्बिटल्स है, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल के। तो इस तरीके से हमारे पास एमोज मिलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स के। नाउ these एमोज कैन फर्दर combine इन वेरियस मैनर, और जब हम इन एमोज को कंबाइन करके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो हम उसको एलजीओस कहते हैं। एलजीओस स्टैंड्स फॉर लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये बनते हैं, इनकी सिमिट्रीज कैसे होती है, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। बेसिकली जो इनके नाम है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम ई, और हमारे पास तीन एमोज मिलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनल के केस में, जिसको हम ए, ई वन और ई टू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी एनर्जी का जो ऑर्डर है वो ये रहता है, ए की सबसे कम रहती है, फिर उसके बाद ई वन की रहती है, फिर उसके बाद ई टू की रहती है। तो एक नोट लिखा है यहाँ पे कि जो एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है साइक्लोपेंटाडाइनाइल सीपी रिंग की, वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। और इनकी सिमेट्री ग्रुप भी लिखा है यहाँ पे। सो जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है इस रिंग की इन फेरोसिन, उसकी जो सिमेट्री होगी वो D5H होगी, लेकिन जो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी जो पॉइंट ग्रुप होगा वो D5D का होगा। पाई एमोस ऑफ सीपी एनायन। सीपी रिंग में जो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी का एक एक्सिस है, बेसिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एनर्जी विल इंक्रीज। और हमारे पास जो सबसे पहला ऑर्बिटल है वो ये ऑर्बिटल है, जिसमें कि सारे के सारे ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में है। और यहाँ पर जो नोड्स है वो ज़ीरो है, एक भी नोड नहीं है इस एमओ में। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई वन से, या फिर जो इसका जो सिमिट्री नेम होगा वो
ए होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्बिटल आता है। सो इसमें हमारे पास दो डीजनरेट ऑर्बिटल आते हैं। अभी क्योंकि दो डीजनरेट ऑर्बिटल है तो हम इसके लिए जो सिंबल करेंगे यूज़ वो ई करेंगे। और इसमें जो नंबर ऑफ नोडल प्लेन है वो बेसिकली 1 है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E1 से। जो यहाँ पे 1 है वो बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है तो 1 से हम सब्सक्रिप्ट 1 यूज़ करते हैं, अगर एब्सेंट होता है तो हम सब्सक्रिप्ट 2 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम E1 लिखते हैं। और ये फाइनली ये थर्ड वाला ऑर्बिटल है, ये भी डिजनरेट ऑर्बिटल है लेकिन इसमें नोडल प्लेन्स दो है, नंबर ऑफ नोड्स दो है, और इसको हम साई 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो सिमेट्री नेम होगा वो होगा E2। सो जो ये अभी रेड लाइंस आई है ये रिप्रेजेंट कर रही है नोडल प्लेन्स को इन ऑर्बिटल्स में। सो अगर आप साइड 2 में देखोगे तो वी हैव वन नोडल प्लेन यहाँ पर जो कि इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में है। सो जो लाइट है ये बेसिकली इट्स लाइक अ पोलैरिटी थिंग, कि ये जो वाइट वाला पार्ट है ये प्लस है, इसकी जो पोलैरिटी है वो प्लस है, और जो ये डार्क वाला पार्ट है ऑर्बिटल का इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है। और जब नेगेटिव पोलैरिटी से दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग कंडीशन आती है और वहाँ पर नोडल प्लेन आ जाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर प्लस के सामने माइनस है, प्लस के सामने माइनस है, तो यहाँ पर एक नोड आ जाएगा इस वजह से। तो बेसिकली दीज आर एंटी बॉन्डिंग इन नेचर। और यहाँ पर भी हमारे पास एक नोड यहाँ पर भी आ रहा है, तो दीज आर लाइक नोड्स। और सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पर एक नोड, यहाँ पर एक नोड, यहाँ पर एक नोड, यहाँ पर एक नोड, यहाँ पर। तो नंबर ऑफ नोड दो है इसलिए जो डीजनरेट है, और यहाँ पर नंबर ऑफ नोड 1 है तो ये एक डीजनरेट स्टेट बन जाती है एमओस की। उसके बाद हमें एमओस पता चल गए, तो अब इन एमओस को हमने कंबाइन करके एलजीओस बनाने। सो बेसिकली इन फर्स्ट फिगर यू कैन सी, अगर आप इस फिगर में यहाँ पर फोकस करें इस जगह पर, बेसिकली हमारे पास दो ऑर्बिटल्स है, एक फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है और एक सेकंड वाले मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है। ओके, तो ये दोनों ऑर्बिटल तो बेसिकली साई 1 ऑर्बिटल है, लेकिन ये दो ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे कि जो माइनस वाला लोब है फर्स्ट ऑर्बिटल का वो माइनस वाले लोब के साथ, माइनस वाला वो माइनस वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलेंगे, एक तरह की बॉन्डिंग कंडीशन है दोनों के बीच में। तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं तो एक फर्स्ट एलजीओ बन जाता है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा ये एक फर्स्ट एलजीओ बन जाएगा, एक फर्स्ट लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बन जाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A1G से, जो कि फर्स्ट ऑर्बिटल और सेकेंड ऑर्बिटल के, मतलब फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के साई 1 ऑर्बिटल और सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के साई 1 ऑर्बिटल के एडिशन से बना है। ठीक है, तो A1G इज द फर्स्ट एंड दिस इज विल बी द मोस्ट स्टेबल, द बेसिकली जो सबसे लोएस्ट एनर्जी का जो LGO होगा वो A1G होगा। उसके बाद A2U जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो गई है, तो बेसिकली जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका बिल्कुल उल्टा सेकंड वाले में हो गया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A2U से। और बेसिकली ये बनेगा कैसे, साई 1 फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का और साई 1 सेकंड वाले मॉलिक्यूल का, जिसको हम साई 1 स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों के मतलब डिफरेंस से ये ऑर्बिटल बनेगा। डिफरेंस मतलब अगर आप प्लस के सामने माइनस रख दो इस तरीके से, तो इसमें जो प्लस लोब है अगर वो नीचे होंगे तो यहाँ पर माइनस लोब्स ऊपर होंगे, इसमें प्लस लोब नीचे होंगे तो इसमें माइनस लोब्स ऊपर होंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा आपका A2U LGO। उसी तरीके से बाकी के जो LGOs है वो भी बनेंगे, उनको कंबाइन करके, लीनियरली कंबाइन करके, और हमारे पास डिफरेंट LGOs आ जाएंगे। सो बेसिकली जो हमारे पास LGOs आते हैं वो इस टाइप के हमारे पास 6 LGOs हमें मिलते हैं, और जिसमें से कि दो LGO हमें E1G सिमेट्री के मिलते हैं, दो LGO E1U के, दो E2G के, दो E2U के, और फाइनली A1G और A2U जो हमने डिस्कस कर लिया था वो LGOs हमें मिलते हैं। तो ये सारे कंबाइन करके आप बना सकते हो बहुत इजीली, इस तरीके से LGO आप बना सकते हैं। और जो इनकी जो सिमेट्री है वो बेसिकली लेकिन इन एल अब जो LGOs हमारे पास बन गए
इनको हमने कंबाइन करना है मेटल ऑर्बिटल से। जो मेटल आयन होगा, जो सेंटर में होगा मेटल आयन, उसके साथ हमें इन एलजीओस को कंबाइन करना है। तो अब कौन सा ऑर्बिटल किस एलजीओ के साथ कंबाइन करेगा, उसके लिए हमें उसकी सिमिट्री मैच करनी पड़ेगी। तो जो मेटल ऑर्बिटल्स है उनकी जो सिमिट्री होगी वो हमें चेक करनी पड़ेगी और एलजीओ की सिमिट्री के साथ उसको मैच करना होगा। इस तरीके से हम एलजीओस और मेटल ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके एक नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जो कि होंगे मेटल सॉरी जो कि होंगे फेरोसीन या फिर मेटलोसीन के ऑर्बिटल्स। सो बेसिकली जो A1G है वो कंबाइन करेगा S एंड DZ² ऑर्बिटल से मेटल के, और E1G ऑर्बिटल एलजीओस जो होंगे वो मेटल के DXY और DYZ ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेंगे, और E1U ऑर्बिटल जो होंगे वो कंबाइन करेंगे PX एंड PY ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। उसके बाद E2G जो ऑर्बिटल्स होंगे, जो एलजीओस होंगे, E2G एलजीओस जो होंगे वो कंबाइन करेंगे DXY एंड DX² - Y² ऑर्बिटल्स, और E2U और एलजीओस जो होंगे वो उसके लिए कोई भी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, मतलब किसी की सिमिट्री E2U एलजीओ से मैच ही नहीं करेंगी, तो ये एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेगा यहाँ पर। और फाइनली हमारे पास A2U एलजीओ जो होगा वो PZ ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा मेटल के। ओके, सो ये कैसे कंबाइन करेगा एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास बेसिकली एक एलजीओ है जो कि है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें ये एक एलजीओ है जिसका नाम होगा E1, राइट। सो दिस आर द E1G LGO। नाउ अब जो ये E1G LGO है ये कंबाइन करेगा मेटल के YZ DYZ ऑर्बिटल से, है ना। तो इस तरीके से अगर DYZ हम लाइक सेम फेज में ले, लाइक माइनस और माइनस यहाँ पर कंबाइन हो रहा है, तो एक तरीके से बॉन्डिंग कंडीशन यहाँ पे बन रही है। तो अगर हम इस टाइप का ले जिसमें जो जो इनके जो फेजेस है वो सेम फेज में कंबाइन होंगे, तो इस तरीके से वो कंबाइन होकर एक बॉन्डिंग E1G मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे मेटलोसीन का। और सिमिलरली अगर ये अपोजिट फेज में कंबाइन हो DYZ और E1G एलजीओस, तो हमें मिलता है E1G एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेटलोसीन का। तो एक एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि अगर आप मान लो एक और एलजीओ लेते हैं जो कि E2 एलजीओ है। E2 बेसिकली E2G का एक, और एक दूसरा एग्जांपल है E2G एलजीओ का। तो E2G एलजीओ जो होगा वो DXY और DX² और Y² DX² - Y² ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करके फाइनली मेटलोसीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा। तो एक एग्जांपल है, ये एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिखा है। सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग होगा, बस ये जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल diagram for the all the combinations of LGOs and atomic orbitals of the metal। सो हमने, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास ऑर्बिटल्स है साइक्लोपेंटाडाइन के ऑर्बिटल्स लेफ्ट साइड पे लिखे हैं, जहाँ पर इनकी एनर्जी लेवल यहाँ पे लिखी है। सो दीज आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ द साइक्लोपेंटाडाइन, और यहाँ पर हमने इसकी सिमिट्री लिखी है सेकेंड रो में। तो these are the different symmetries of the LGOs, the MOs। These are the different symmetry of MOs of cyclopentadienyl, इस तरीके से। सो यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ नोड्स देखें तो फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड 0 है, सेकंड में ये नंबर ऑफ नोड 1 हो जाता है, और थर्ड में जाके ये नंबर ऑफ नोड 2 हो जाते, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर LGOs लिखे हैं CP रिंग के। सो दीज आर द डिफरेंट LGOs ऑफ CP रिंग, लाइक E1U, E2G, E2U and A2U and A1G। So these are the different LGOs right here।
उसके बाद हमने जो मेटल है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर आप देखें E2U के लिए यहाँ पे नन लिखा है, क्योंकि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है जो कि इसकी सिमेट्री के साथ मैच कर पाए। उसके बाद बाकी के ऑर्बिटल्स लिखे हैं, जैसे कि DXY और DX² - Y², और भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स यहाँ पे हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरीके से कंबाइन करेंगे, और ये हमें देंगे फाइनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किसके, फेरोसिन के या मेटलोसिन के, जो भी है उसके हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये पाई बॉन्ड है लिखा है यहाँ पे, और ये एक तरह का डेल्टा बॉन्ड है जो कि पाई बॉन्ड के से भी अलग टाइप का बॉन्ड है ना। एक डिफरेंट काइंड का बॉन्ड यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड भी बनता है। और फाइनली हमारे पास बाकी तरह के भी यहाँ पे एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं। और इसके बाद ओके, सो फाइनली the molecular diagram of a metallocene will look like this. So basically you have to rotate your screens if you are seeing it. तो इस टाइप का हमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखने को मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है इसकी, उसमें लीगेंड ऑर्बिटल्स लिखे हैं। So these are the different ligand orbitals, the LGOs that we have discussed. तो ये different LGOs यहाँ पर लिखे हैं, different LGOs जो यहाँ पर लिखे हैं, और बेसिकली दीज आर द LGOs। और जो हमारे राइट साइड है इसमें हमने मेटल के ऑर्बिटल्स लिखे हैं, जो कि है P, S और D ऑर्बिटल, और D ऑर्बिटल। सो D की एनर्जी सबसे कम होगी S की उसके बाद, और P की उसके बाद, क्योंकि P और S जो होंगे वो आउटर ऑर्बिटल्स होंगे। और सेंटर पे हमने लिखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री। अब इसमें जो कॉम्बिनेशंस होगी वो सिमेट्री वाइज होगा, मतलब कि जैसे A1G जो ऑर्बिटल है वो S ऑर्बिटल के साथ और DZ² ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा। सो बेसिकली द S ऑर्बिटल हैज़ अ A1G सिमेट्री, and DZ² has also has A1G symmetry. So A1G orbitals of metal will combine with A1G orbitals of the ligands. और फाइनली हमें ये एक मॉलिक्यूलर डायग्राम देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर E2G जो ऑर्बिटल है, E2U जो ऑर्बिटल है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो E2U जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग रह गए हैं इस जगह पर। अगर आप ध्यान से देखें तो E2U ऑर्बिटल है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहे, बल्कि जो बाकी के जो ऑर्बिटल्स है वो सारे कंबाइन करके एमोस हमारे बना रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ लाइक अजूम्ड, है ना। तो बस इस सो ये भी एक पार्ट है, एक सेक्शन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। सो इसमें बेसिकली हमने फोकस करा है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे फिल होंगे। सो ये एक सो ये एक ओके सो ये एक पार्ट है उसी एमओ डायग्राम का, जहाँ पर हमने सिर्फ जो बेसिकली जो होमो और लूमो ऑर्बिटल्स जो उसमें होंगे एमओ डायग्राम में, बस उसी को दिखाया है। सो बेसिकली दिस सेक्शन इज़ फॉर होमोज एंड लूमोज। सो बेसिकली आयरन के केस में ये कॉन्फ़िगरेशन रहती है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है आयरन के केस में। तो जो DXY है, तो जो जो DYZ है और DXZ ऑर्बिटल है वो वेकेंट रह जाते हैं, और DZ² ऑर्बिटल्स है वो फिल्ड है। तो बेसिकली ये एक तरह से वैसी ही एनालॉजी है जैसे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली T2G और EG ऑर्बिटल्स होते हैं, उन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है जिसको हम क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर CFSE के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ के जो जो नीचे वाले ऑर्बिटल है, ये जो फील्ड ऑर्बिटल है, ये एक तरह से T2G के जैसे ऑर्बिटल है, और जो ऊपर वाले ऑर्बिटल है ये एक तरह से EG टाइप के ऑर्बिटल्स है।
भले इनका सिमेट्री का नाम वैसा नहीं है, बेसिकली सिमेट्री नेम इनका वैसा नहीं है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अलग सिमेट्री होती है और इस टाइप की कॉम्प्लेक्सेस की अलग सिमेट्री होती है। तो बेसिकली फेरोसिन के केस में ये एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको हमें एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, लेकिन बाकी मेटल्स के केस में ये एनर्जी गैप कम होता है और हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी देखने को मिलते हैं। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में, एंड दिस इज़ फॉर फेरोसिन ओनली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फेरोसिन। व्हाट इज़ फेरोसिन and how what are the properties and how these this compound is synthesized, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फेरोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है जो स्क्रीन पे लिखा है। और एक खास बात फेरोसिन के बारे में कि जो सबसे पहला मेटलोसिन सिंथेसाइज किया गया था वो फेरोसिन ही था, जो कि सिंथेसाइज हुआ था 1951 में बाय पी एल पॉसन एंड टी जे कैली। IUPAC नेम जो उसका है वो है बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2। बेसिकली आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और साइक्लोपेंटाडाइनाइल के बारे में तो आप जानते ही हैं। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन किया था जी विल्किंसन और फिशर ने इन 1952। और जी विल्किंसन इज़ अ फेमस नेम इन केमिस्ट्री। उन्होंने बहुत सारे कैटालिस्ट कैला उनके नाम से एक कैटालिस्ट भी है। तो ये सेम वही केमिस्ट है, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1973 में शायद से। तो इसका जो कलर है वो ऑरेंज है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 273 डिग्री सेल्सियस। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है वो 18 है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है वो 18 है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रोल को फॉलो करता है। तो इस वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और क्योंकि ये स्टेबल है तो इसलिए ये एक इनर्ट टाइप का मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है। अब जिसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये डायामैग्नेटिक है, क्योंकि एक तरह का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और इसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड अप होते हैं, जो कि हमने पिछली उसमें देखा था स्लाइड में। तो डेफिनेटली ये डायामैग्नेटिक सब कंपाउंड है। नाउ we will discuss about the synthesis of ferrocene और मेटलोसिन। सो बेसिकली सबसे पहले अगर हमें मेटलोसिन को सिंथेसाइज करना है तो हमें साइक्लोपेंटाडाइन चाहिए होगा, और फिर हम जब साइक्लोपेंटाडाइन हमें मिलेगा फिर हम उसको रिएक्ट करेंगे मेटल्स के साथ, फाइनली फिर हमें मेटलोसिन मिलेगा। सो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमेशा ही सीपी रिंग बनाने का होगा, जो सीपी रिंग होगी, या फिर साइक्लोपेंटाडाइन और या फिर साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग जो है उसको बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेसेस है जो कि यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है वो साइक्लोपेंटाडाइन बनाने के लिए है। हम बेसिकली क्रैकिंग करते हैं डाई साइक्लोपेंटाडाइन की एट हाई टेम्परेचर्स, इट्स अ थर्मल क्रैकिंग, और फिर इससे हमें मिल जाता है साइक्लोपेंटाडाइन। उसके बाद साइक्लोपेंटाडाइन जो है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं सोडियम मेटल के साथ इन THF टू गिव द सोडियम सॉल्ट ऑफ टू गिव द सोडियम सॉल्ट ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और हाइड्रोजन इसमें लिबरेट होती है। तो बेसिकली जो साइक्लोपेंटाडाइन है उसके जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, तो उस वजह से उनमें डीप्रोटोनेशन इजीली हो जाती है किसी भी बेस से। तो यहाँ पर जो मेटल है वो इजीली उसकी डीप्रोटोनेशन कर रहा है, और हमारे पास सॉल्ट मिल रहा है हमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल का, और इससे हम फर्दर जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने मेटलोसिन की। उसके बाद एक और उसके बाद एक और मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द सिंथेसिस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल। सो हमने थेलियम हाइड्रोक्साइड लिया है और थेलियम हाइड्रोक्साइड को हमने ट्रीट किया है साइक्लोपेंटाडाइन से, तो हमें मिल जाता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, क्योंकि अगेन द प्रोटॉन्स ऑफ cyclopentadiene are slightly acidic, so they can be removed easily by a base to give a cyclopentadienyl, which can be used to synthesize metallocene.
ओके, तो फॉर द सिंथेसिस वी कैन जस्ट द जो जनरल मेथड है सिंथेसिस का फेरोसिन के लिए, उसमें हम फेरिक क्लोराइड लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, फिर FeCl2 को लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल सॉल्ट्स के साथ, और हमें मिल जाता है फेरोसिन। इजीली हमें मिल जाता है फेरोसिन। और हम सिंपली जो सॉल्ट्स है साइक्लोपेंटाडाइनाइल के, उनके साथ हम MCl2 टाइप के जो मेटल्स है, मेटल सॉल्ट्स है, उनको ट्रीट कर सकते हैं और हमें इजीली मिल जाता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स। और लास्ट में सेकंड नंबर पे हमने रिएक्शन लिखा है, वो है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली इट्स अ बेसिक सॉल्यूशन। तो हम साइक्लोपेंटाडाइन में कुछ बेस ऐड कर देंगे, और जो बेस होगा वो साइक्लोपेंटाडाइन से आपका प्रोटॉन ले लेगा और हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल बन जाएगा, जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके आपको फेरोसिन बना देगा या फिर मेटलोसिन बना के दे देगा। उसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है उसमें अमाइन लिया है हमने। सो अमाइन इज़ ऑल्सो बेस। अमाइन साइक्लोपेंटाडाइन के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोटॉन्स ले लेगा और साइक्लोपेंटाडाइनाइल बनाएगा, और इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मेटल के साथ रिएक्ट करके फेरोसिन या मेटलोसिन बना लेगा, और हमें जो बाई प्रोडक्ट होगा वो अलग मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है वो एक अमोनियम सॉल्ट हमें मिला है। और डायरेक्ट मेथड भी है इसको बनाने का। सो बेसिकली डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट वेरी यूज्ड, इट इज़ नॉट कॉमन, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइक 300 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज़्यादा। तो इसमें हमें यील्ड उतनी अच्छी नहीं मिलती, और प्लस इसमें काफ़ी इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल मेथड, सो हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बट या डायरेक्टली भी अगर हम रिएक्ट करें साइक्लोपेंटाडाइन को मेटल के साथ, तो हम मेटल या मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो हमें मिल जाता है फेरोसिन या मेटलोसिन। लास्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें हम जो मेटल है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, जिसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल लगा होता है पहले से। तो बेसिकली इसकी रिडक्शन कर देता है, +3 से +2 में चला जाता है मेटल फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में आपका जो कंपाउंड है वो बन जाता है, जो कि है फेरोसिन यहाँ पर। तो आप इस तरीके से हम पूरा रिएक्शन इसका लिख सकते हैं। तो ये था सिंथेसिस ऑफ फेरोसिन और मेटलसिन। नाउ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं फेरोसिन की। सो बेसिकली दो कॉन्फ़िगरेशंस में रह सकता है फेरोसिन, एक एक्लिप्स्ड है और एक स्टैगर्ड है। जनरली क्या होता है, जो एक्लिप्स्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है, और अगर हम इसकी गैस फेज में अगर हम इसकी स्टडी करें लाइक एक्सरे की मदद से, तो हमें मिलता है कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एक्लिप्स्ड ही होगी, और जनरली एक्लिप्स्ड ही ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता है स्टैगर्ड में भी, स्टैगर्ड फॉर्म में भी। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी देखने को मिलती है। और एक बात और, कि जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है साइक्लोपेंटाडाइनाइल के केसेस में। लेकिन इसके जो डेरिवेटिव्स हो गए, जो कि सब्स्टिट्यूटेड, अगर हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग लें, इसमें कुछ सब्सटेंट लगा दें, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस स्टैगर्ड फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल in that case. So yeah, that's the important fact about the structural configurations of ferrocene. एक और प्रॉपर्टी है फेरोसिन की, कि ये एक सिंगल पीक देता है PMR स्पेक्ट्रम में, क्योंकि जो इसके प्रोटॉन्स जो होंगे वो सारे के सारे एक सिमिलर एनवायरनमेंट में है, तो उनका जो PMR स्पेक्ट्रा होगा वो सिंगल पीक होगा। और जो फेरोसिन है वो बिहेव करता है लोइस बेस की तरह। और लोइस बेस का मतलब वो किसी एसिड को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो इस तरीके से वो अगर हम उसमें एसिड डाल दें तो उसके साथ रिएक्ट करके कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा। तो बेसिकली इसमें जो Fe2 है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3 के लिए, तो इजीली ऑक्सीडाइजेबल भी है ये। तो ये कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी फेरोसिन की।
सो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं इस चैनल पे, तो प्लीज़ बताएं और कमेंट्स करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।